हाय एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी बाय सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। अगर आप लोग सीयूटी एग्जामिनेशन टारगेट करें और खासकर आप कॉमर्स टीम से बिलोंग करते हैं और आपके पास भी कुछ इस तरीके के सब्जेक्ट हैं कि अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। मैं आपको बता दूं कि यार इन तीनों सब्जेक्ट की बात करें तो सीयूटी 2024 के एग्जाम में, मतलब रिसेंट की ये रिपोर्ट है कि 1,68,877 स्टूडेंट एज एन एवरेज अपीयर होते हैं इन सभी सब्जेक्ट के अंदर, और उनमें से केवल 3,196 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका 100% आया, या फिर ये बोल लीजिए 200 आउट ऑफ 200 सिक्योर किया इन बच्चों ने। और रिजल्ट ये रहा कि कॉमर्स टीम के लिए इन सब्जेक्ट में 1.892% का सक्सेस रेट इतना कम है। तो जानने की कोशिश करेंगे इस पॉडकास्ट के जरिए कि इतना कम सक्सेस रेट क्यों है, और आपके जितने भी सवाल हैं कॉमर्स टीम से रिलेटेड वो मैंने सब एक जगह इकट्ठे कर लिए हैं। एंड वी हैव मेहताब सर विद अस, हु इज द एचओडी ऑफ द कॉमर्स डिपार्टमेंट for the CUT examination, and Mehta sir will be answering all your queries and will be asking one by one question, और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो भी टॉपिक्स आपको सताते हैं या जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनका एग्जैक्ट आंसर क्या होने वाला है। हाय मेहताब सर, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। तो ऑब्वियसली बात है, बच्चे जो पूछते रहते हैं, जो आपके फैकल्टी कनेक्ट ग्रुप्स के अंदर है, आपकी क्लासेस के अंदर भी मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ, तो बच्चे पूछते हैं इस तरह के क्वेश्चन। एक बहुत मोस्ट कॉमन क्वेश्चन अकाउंटेंसी से रिलेटेड। तो अकाउंटेंसी की बात करें तो वैसे तो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन एक टॉपिक ऐसा है जो कि बोर्ड एग्जाम के साथ साथ सीयूटी एग्जाम के अंदर भी हाई वेटेज रखता है, और उसमें कैलकुलेशन भी काफ़ी इन्वॉल्व रहती है, या बच्चों को ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा सरदर्दी बच्चों के लिए बनता है। एक तरह से बच्चों का डर है वो है पार्टनरशिप। तो ऐसा क्यों है कि पार्टनरशिप में बच्चों को इतना डर लगता है, और जिनको डर लगता है उनको क्या करना चाहिए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आकाश सर, यहाँ पर आपने मुझे इनवाइट किया। एंड अगर हम बात करें बेसिकली जब आप सारी चीज़ें ड्राइव कर रहे थे, बता रहे थे सारी चीज़ें, तो मैं समझ गया था कि आप पार्टनरशिप पे आने वाले हैं। बिकॉज एक ऐसा टॉपिक जिसको लेकर के कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फोबिया बना लिया जाता है एंड माइंड में थॉट क्रिएट कर लिया जाता है कि पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, मतलब बस बन जाए। मतलब कहीं ना कहीं इतनी प्रैक्टिस करने के बाद, इतने एफर्ट्स करने के बाद भी बच्चों को ये डर होता है कि पार्टनरशिप का क्वेश्चन शायद नहीं बनेगा एग्जामिनेशन में। तो इसको बहुत डिटेल में समझते हैं कि ऐसी सिचुएशन आती क्यों है या ऐसी मेंटलिटी क्रिएट क्यों हो जाती है। तो होता क्या है, जब 11th की अकाउंटेंसी की बात होती है तो 11th में एक चैप्टर होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ लाइक सोल पार्टनरशिप फर्म। तो वहाँ पे ये माना जाता है कि पूरा अकाउंटेंसी जो सिलेबस है 11th का वो बहुत ईजी है, बट कहीं ना कहीं वो चैप्टर जब आएगा तो वो चैप्टर बहुत टिपिकल लगने वाला है। एंड वो चैप्टर कहीं ना कहीं बच्चों को ये लगता है कि यार उसके बियॉन्ड हम क्या लिख सकते हैं, मतलब कुछ ऐसा थ्योरी क्वेश्चन आ जाए उसके सामने जो हम लिख पाएँ, बट हमें वो क्वेश्चन मतलब करना ना पड़े। तो टीचर्स के थ्रू भी कहीं ना कहीं बता दिया जाता है कि आपके लिए ये चैप्टर बहुत टफ है, ये चैप्टर बहुत टफ है, जिसमें बैलेंस शीट आती है। यानी उस चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे आप स्टार्ट करते हो ट्रेडिंग अकाउंट से, P&L अकाउंट से, एंड बैलेंस शीट तक पहुँचना होता है। तो कहीं ना कहीं ये थॉट क्रिएट हो जाता है 11th क्लास में ही कि यार हमें ना बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन नहीं बनेंगे। और जब हम 12th में आते हैं और या CUT की बात करें तो यहाँ पे वो चैप्टर के बहुत सारे मतलब वैरायटी ऑफ चैप्टर्स अवेलेबल होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम चेंज इन PSR देखें, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो जो एक चैप्टर की वजह से डर बना हुआ था 11th क्लास में वो 7 to 8 चैप्टर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब इतना ज़्यादा डिटेल वाला चैप्टर बन जाता है तो कहीं ना कहीं बच्चों को लगता है कि यार 12th में पार्टनरशिप में मार्क्स लाना बहुत टिपिकल है, और इसलिए भी क्योंकि वो बैलेंस शीट टैली नहीं कर पाते। मतलब काफ़ी कॉमर्स के ओरिएंटेड मीम बनते हैं कि अगर आपने बैलेंस शीट टैली कर ली तो मतलब समथिंग लाइक दैट कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लोगे आप। तो एक फोबिया जो है, डर जो है वो क्रिएट करवा दिया जाता है 11th से, एंड 12th में वो डर आप रिमूव करने के बजाय और उसको बढ़ा लेते हो। तो बच्चों को जो प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से वो इतने सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर पार्टनरशिप में क्या किया जाए या पार्टनरशिप में कैसे स्कोर करें, तो मेरा ये थॉट प्रोसेस होगा आप लोगों के लिए, एक गाइडेंस होगी, एक सजेशन होगा कि जब आप पार्टनरशिप कर रहे हो तो आप पहले तो मेंटलिटी उसको क्रिएट ना करें कि बहुत बड़ा कोई चैप्टर है जो आपको नहीं बनने वाला है। आप ऐसा अगर क्रिएट कर लेते हो तो आप कितनी भी एफर्ट्स डालो वो नहीं बनने वाला। तो आपको ये करना है कि आपको उसको एक नॉर्मल इंडिविजुअल चैप्टर माना है, जैसा आप बाकी फर्दर सब्जेक्ट्स के अंदर चैप्टर्स मानते हो, और आप उसके कॉन्सेप्ट पे वर्क करो। अगर आप कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हो ऑटोमेटिकली वो चैप्टर आपको इजी लगने लगेगा, बिकॉज जिस चैप्टर को या जिस टॉपिक को आप बहुत टिपिकल मान रहे थे, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग आप उसको क्रिएट करते हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो वो टॉपिक, वो चैप्टर के क्वेश्चंस आपको बहुत ईजी लगने लगते हैं और ईजिली आप बैलेंस शीट तक पहुँच जाते हो। तो ये एक ऐसा थॉट है जिसको कहीं ना कहीं रिमूव जितना जल्दी कर दिया जाए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा स्टूडेंट्स के लिए कि वो अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए। अच्छा, कौन से ऐसे 3-4 तरह के टॉपिक्स हैं जो कि मोस्ट रिपीटेटिव रहते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, चाहे CUT हो चाहे बोर्ड हो, पार्टनरशिप के अंदर?
तो बेसिकली हमेशा हम फॉलो करते हैं कि जब सीबीएसई का जब बोर्ड्स की बात हो या किसी भी बोर्ड्स की बात हो, तो एक सैम्पल पेपर रिलीज़ किया जाता है। और उसमें होता क्या है कि कंटिन्यूसली बहुत रेयर ऐसा होता है कि कभी पैटर्न चेंज हो, अदरवाइज पैटर्न सेम ही होता है। एंड क्वेश्चन की जो आप फ्रीक्वेंसी की बात करो या क्वेश्चन की वैरायटी की बात करो, तो क्वेश्चन लगभग सिमिलर ही चल रहे होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे एक इंडिविजुअल चैप्टर की बात की जाए, एडमिशन रिटायरमेंट एक चैप्टर होता है एंड जिसमें से 6 मार्क का क्वेश्चन 100% होता है कि आना ही आना है। तो वहाँ पर आपको एक कंप्लीट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर एक क्वेश्चन होता है जिसमें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से स्टार्ट करें एंड फिर पार्टनर्स कैपिटल बनाएं एंड विद एडजस्टमेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट के साथ हम बैलेंस शीट को कंप्लीट करें, तो आप ये 100% इसको माइंड में रख के चलो कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। अगर आप फर्स्ट चैप्टर की बात करो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वाली चैप्टर की, तो वहाँ पर आपको पता होता है कि यार आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को आएगा ही आएगा। एंड एक दो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जैसे गारंटी ऑफ प्रॉफिट, जैसे पास एडजस्टमेंट, तो ये टॉपिक से 100% होते हैं क्वेश्चंस आएंगे। तो कहीं ना कहीं आप चैप्टर स्पेसिफिक जब अपनी पढ़ाई करते हो, आप जब एक चैप्टर को पिक करते हो, तो आपको ये माइंड में होना चाहिए कि लास्ट 5 ईयर्स में, लास्ट 4 ईयर्स में इन चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, किस टॉपिक से पूछे गए, तब आप उन टॉपिक्स को प्रायोरिटी देते हो, उसको पहले कंप्लीट करो। ऐसा तो नहीं कि पूरा चैप्टर ही छोड़ना है, बट हाँ उनको प्रायोरिटी देते हो, वो आपको बिल्कुल श्योरिटी के साथ क्लियर होना चाहिए। एंड फिर उसके अलावा भी जो चीज़ें अवेलेबल हैं चैप्टर्स में, वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा सर, अकाउंटेंसी में एक और चैप्टर है डिबेंचर्स करके, तो इस टॉपिक को लेकर, इस चैप्टर को लेकर कुछ कन्फ्यूजन रहता है बच्चों के दिमाग में सीयूटी और बोर्ड को लेकर। मतलब दोनों को वो काफ़ी मर्ज कर देते हैं, ये समझ में नहीं आता कि ये आएगा या नहीं आएगा। तो व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक द स्टूडेंट डू फॉर दिस चैप्टर इन दिस सीयूटी एंड बोर्ड एग्जामिनेशन? तो बेसिकली डिवेंचर्स को लेके क्वेश्चन आएगा, मैं बिल्कुल श्योर था कि आप ये क्वेश्चन पूछोगे, बिकॉज कहीं ना कहीं हर तीसरा चौथा बच्चा इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हो रहा है कि सर डिवेंचर से कितना पढ़ना है, डिवेंचर से क्वेश्चंस किस वैरायटी के आएंगे, या एक चैप्टर उसके साथ मर्ज हो जाता है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो सर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर को पढ़ना भी है या नहीं पढ़ना है फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, एंड अगर सीयूटी में पढ़ना है तो कितना कवर करना है। तो ये बहुत कन्फ्यूजन जो क्रिएट हो गया बच्चों के माइंड में, तो मैं इसको पहले यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जब आप बात इशू ऑफ डिवेंचर चैप्टर की करते हो, जहाँ पे आपको ये सिखाया जाता है कि जब कंपनी को फंड रेज करना है और कंपनी को फंड रेज करना है, तो उनके पास 2 ऑप्शन है कि या तो वो ओनर्स फंड से पैसा उठाएगा या बोरोर्स फंड से पैसा उठाएगा। तो बोरोर्स फंड के थ्रू अगर वो डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल किसी भी कंपनी ने चूज कर लिया कि उनको पैसा बोरोर्स फंड से उठाना है और उन्होंने उसके लिए इशू ऑफ डिवेंचर किया है, तो आपका जो बोर्ड्स का सिलेबस है या इशू ऑफ डिवेंचर जो चैप्टर है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको इशू की बात करनी है। यानी कहीं ना कहीं जब रिडम्पशन वर्ड आता है तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, रिडम्पशन है क्या? तो रिडम्पशन मतलब बच्चा रिपेमेंट ऑफ लोन, तो रिपेमेंट ऑफ लोन वाला चैप्टर यहाँ पे सेपरेट है, जो कि एक अलग चैप्टर के नाम से जाना जाता है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, जो सीयूटी में कवर है पर बोर्ड्स में कवर नहीं है। बट एक कंफ्यूजन जो बहुत ज़्यादा होता है वो ये है कि इशू ऑफ डिवेंचर में एक छोटा सा टॉपिक है कि इशू ऑफ डिवेंचर विद द कंडीशन ऑफ रिडम्पशन। तो बच्चे ही सोचते हैं कि कंडीशन ऑफ रिडम्पशन का मतलब रिडम्पशन वाला चैप्टर से आ गया ये क्वेश्चन, बट ऐसा नहीं है, वो पार्ट इशू ऑफ डिवेंचर का ही है। यानी अगर आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो, जब आप इस टॉपिक को कंप्लीटली इसका नाम भी लेते हो ना, तो आपको पता होता है कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इशू ऑफ डिवेंचर, क्योंकि टॉपिक का नाम है इशू ऑफ डिवेंचर विद द कंडीशन ऑफ रिडम्पशन। कि अगर कभी आप ऐसे डिवेंचर इशू करते हो जहां पे आप इशू करते टाइम ही कंडीशन बता देते हो कि रिडम्पशन कैसे होगा, तो ये टॉपिक इट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, आपको बोर्ड्स में वो कवर है। तो जब आप क्लासीफाइड करोगे कि यार मुझे क्या नहीं पढ़ना है, तो रिडम्पशन वाला पार्ट आपको नहीं पढ़ना है, बट इशू ऑफ डिवेंचर विद द कंडीशन ऑफ रिडम्पशन इसको आप कंप्लीट करोगे, बिकॉज यहाँ से 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ कि जितना भी सिलेबस है आपका अकाउंटेंसी का, उसमें जो बनने वाले क्वेश्चन होते हैं जिसको सबसे पहले पिक करना चाहिए वो डिवेंचर है। मतलब डिवेंचर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होता, टिपिकल चीज़ें नहीं होती, सिस्टमेटिक नॉर्मल क्वेश्चंस आता है, आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। रिडेम्पशन और डिबेंचर आपने बताया कि सीयूटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जब आप सीयूटी की ओरिएंटेड जब आप लेके आगे बढ़ोगे, जब आपका बोर्ड्स वगैरह हो जाएगा, तो आप अपने डिलीटेड टॉपिक्स की जब कवर कर रहे होगे, वहाँ पे आपको रिडेम्पशन और डिवेंचर को भी कवर करना है, बिकॉज वहाँ से क्वेश्चंस मैक्सिमम आएंगे सीयूटी में। अच्छा सर, इसी कन्वर्सेशन से एक और पॉइंट आया कि अकाउंटेंसी की अगर बात करें तो ऐसे कौन से 5 टॉपिक हैं जो कि आपको लगता है कि सीयूटी एग्जाम में खासकर काफ़ी वेटेज कैरी करते हैं और बच्चों को तो ये मस्ट डू है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है? तो बिल्कुल सर, जब बात बोर्ड्स एंड सीयूटी की होती है, तो कहीं ना कहीं बच्चे चाहते हैं कि हमें ऐसा कोई बता दे, कोई टीचर बता दे, कोई मेंटोर हमें बता दे कि बोर्ड्स के ओरिएंटेड या सीयूटी के ओरिएंटेड जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे कौन से 5 या 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमारे माइंड में होने चाहिए, जिससे मैक्सिमम वेटेज देखने को मिलेगा सीयूटी एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर आप सीयूटी की पढ़ाई कर रहे हैं बोर्ड्स के साथ साथ, तो आपको डिलीटेड टॉपिक्स तो छोड़ना नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये डाल दिया जाता है कि आप डिलीटेड टॉपिक्स छोड़ भी दोगे तो भी आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है।
सिर्फ अकाउंटेंसी की बात की जाए तो लास्ट जितनी भी ईयर्स में एग्जामिनेशन हो सकते हैं 22, 23, 24 में जो एग्जाम हुए हैं वहाँ पे अराउंड 15 से 20 क्वेश्चन रिलेटेड टॉपिक से देखने को मिल रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा मैक्सिमम वेटेज है। तो आपके माइंड में हमेशा ये थॉट होना चाहिए कि जब आपका ईयर एंड हो जाएगा, आप अपना बोर्ड्स का एग्जाम दे चुके होगे, एनी हाउ भी आप अपने रिलेटेड टॉपिक्स को पहले कवर करो। एंड अगर बात हो आपकी बोर्ड्स वाले सिलेबस से, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आपका चैप्टर शेयर्स है, पार्टनरशिप में जो आप लोग का पूरा थ्योरी वाला पार्ट है, ये वाली चीज़ें जो बच्चे स्किप करते हैं बोर्ड्स के टाइम पर, बोर्ड्स में थ्योरी वगैरह नहीं पढ़ी जाती है एंड जनरली माना जाता है कि यार प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आने वाले हैं तो प्रैक्टिकल हम लिख देंगे। जब सीयूटी की बात करते हैं तो सीयूटी में आपको हर एक कॉन्सेप्ट को डेप्थ में जाना पड़ता है। यानी आपने अगर शेयर्स पढ़ा है और आपको लगता है कि शेयर्स तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ बिकॉज शेयर के सारे क्वेश्चन मुझसे बन जाते हैं, बट जब वहीं पर सीयूटी की बात होगी और सीयूटी में शेयर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो शायद आपको नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको बिल्कुल डेप्थ से पूछा जाएगा और बोर्ड्स में हम शायद उतना डेप्थ में नहीं जाते हैं, चाहे वो थ्योरेटिकल पार्ट हो चाहे कॉन्सेप्चुअल पार्ट हो। सो एट लास्ट इतनी सारी बातों के साथ जैसा आपने एक मेन क्वेश्चन पूछा, तो ऑल्दो जैसा आप बोल रहे हैं कि 5 टॉपिक्स मुझे यहाँ पर बच्चों को बताने चाहिए, तो बेसिकली कहने के लिए तो ओवरऑल पूरा ही चैप्टर हो जाता है, बट स्टिल 5 टॉपिक जो मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने देखा है एनालिसिस करने के बाद, वहाँ पे कंप्यूटर्स अकाउंटिंग आपको नहीं छोड़ना है, एक टॉपिक आपको पूरा कंप्लीट करके पहुँचना है। देन इशू ऑफ शेयर्स आपको कंप्लीटली पढ़ना है जिसमें थ्योरी एज वेल एज कॉन्सेप्ट पूरे कवर होंगे। एंड इसके साथ साथ आपका रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, क्योंकि वो डिलीटेड है ऑल्दो, एंड 3 से 4-5 क्वेश्चंस अराउंड छोटे से चैप्टर से देखने को मिलते हैं। एंड इसके साथ साथ पार्टनरशिप में अगर 7-8 चैप्टर्स हैं तो मैं पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन एंड रिटायरमेंट और एडमिशन, ये 3 टॉपिक्स यहाँ पे कवर करो, जिसको मैं एक ही टॉपिक मान रहा हूँ कंबाइनली, तो ये पूरा कवर होगा। देन उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। तो ऑल दो ये जो कॉम्बिनेशंस मैंने बताए 5 चैप्टर्स के, इस पे मेरा मेन फोकस है कि आप इसकी थ्योरी एज वेल एज कॉन्सेप्ट पूरा कवर अप करके आए, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल अप्रोच आपकी क्लियर होगी। बट द थिंग इसकी थ्योरी पे आपको फोकस रखना है एटलीस्ट इन 5 चैप्टर्स पे। और कंप्यूटर अकाउंटिंग तो उस बोर्ड के अंदर पूछा भी नहीं जाता, सीयूटी एग्जाम के अंदर तो पूछा। दैट्स व्हाई मैंने उसको सबसे पहले रखा कि कंप्यूटर अकाउंटिंग को बहुत सारे बच्चे लास्ट में सोचते हैं कि यार एक्स्ट्रा क्यों पढ़े हम, जितना पढ़ा है उतने से एग्जाम देने जाते हैं, बट ऐसा ना करें, बिकॉज 5 से 6 क्वेश्चन अगर आपको कंप्यूटर अकाउंटिंग से देखने मिलेंगे तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं होगा स्किप करने का। जैसे 50 में से 40 क्वेश्चन करने तो आपको 5 से 6 तो पहले ही छोड़ने पड़ेंगे क्योंकि आपने वो कंप्यूटर अकाउंटिंग पढ़ा ही नहीं है। एक क्वेश्चन और, जैसे सीयूटी एग्जामिनेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम का सिलेबस जो है वो कोई नपा तुला नहीं होता, हमें कभी भी बदलता रहता है या कोई भी एक्सपेरिमेंट करती रहती है वो संस्था जो उसकी इसको कंडक्ट कराती है। तो इकोनॉमिक्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पर वैसे तो एनटीए बोलता है कि क्लास 12th वाली एनसीईआरटी पढ़ के जाना है, लेकिन इकोनॉमिक्स में कुछ क्लास 11th के टॉपिक भी हैं, ये आपने कई बार मुझे बताया, कई बार स्टूडेंट्स ने बताया। तो वो जो कौन से ऐसे टॉपिक हैं क्लास 11th के हैं और उनको कैसे प्रिपेयर किया जाए क्लास 12th का इतना सारा सिलेबस होने के बावजूद? तो जब भी सर बात की जाती है इकोनॉमिक्स को लेकर के, तो इकोनॉमिक्स के जो ब्रांचेस हैं वो क्लासीफाइड है, यानी कि इकोनॉमिक्स में ही मैक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है एंड एक थियोरेटिकल पार्ट है इंडियन इकोनॉमिक्स बेसिकली। तो जब ये 3 अलग अलग जोन आ जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जब हम बोर्ड्स में पढ़ रहे हैं तो हमें किसी बोर्ड्स में लाइक सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई में आज की तारीख में जो अपडेटेड सिलेबस है वहाँ पर मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमिक्स पूछा जाता है, पूरा कवर, पूरी यूनिट कवर होती है। बट अगर आप आईसी की बात करो या स्टेट बोर्ड की बात करो तो स्टेट बोर्ड में कहीं ना कहीं मैक्रो के साथ माइक्रो 12th में अवेलेबल है, तो उनको इंडियन इकोनॉमिक्स नहीं होता। तो ऑल दो कहीं ना कहीं बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और हर एक बोर्ड के बच्चे इकोनॉमिक्स में इस चीज़ को लेकर परेशान है कि सर हम जो बोर्ड्स में पढ़ रहे हैं उससे डिफरेंट सिलेबस है हमारा सीयूटी एग्जामिनेशन का। तो सीयूटी की अगर मैं ओरिएंटेड पे बात करूँ कि सीयूटी के लिए अगर आप जाना चाहते हो और अगर आपके बोर्ड्स में जो भी है, चाहे मैक्रो हो, चाहे माइक्रो हो, चाहे इंडियन इकोनॉमिक्स हो, तो आपको सीयूटी के अंदर 3 चीज़ें कवर करनी है, तीनों ही चीज़ें कवर करनी है, यानी कि माइक्रो, मैक्रो, इंडियन इकोनॉमिक्स। बट हाँ, माइक्रो की बात अगर की जाए तो एज कम्पेयर टू मैक्रो इंडियन इकोनॉमिक्स, माइक्रो का जो पोर्शन है वो छोटा सा है, यानी सिर्फ माइक्रो से आपको 2 से 3 चैप्टर्स कवर करने होते हैं। अदरवाइज मैक्रो अगर बात करें तो मैक्रो पूरा कंप्लीट करके जाना है, इंडियन इकोनॉमिक्स की बात करें तो पूरा कंप्लीट करके जाना है, बट माइक्रो में जैसा मैंने बोला 2 से 3 चैप्टर्स। अब आप जैसे पूछ रहे हैं सर कि 2 से 3 टॉपिक्स हैं कौन से, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि 2 से 3 टॉपिक्स जो आप कहें, पहला वाला है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड चैप्टर जो है वो 2 चैप्टर को मिला करके बनाया गया है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। तो ये 3 चैप्टर होते हैं बेसिकली, बट कहीं ना कहीं इसको 2 चैप्टर के थ्रू प्रेजेंट किया गया है अगर हम सीयूटी के सिलेबस को डाउनलोड करते हैं तो। अब प्रॉब्लम ये कि अगर सीबीएसई की बात की जाए तो सीबीएसई वाला बच्चा 11th में माइक्रो ही पढ़ के आता है, तो माइक्रो में उसने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिमांड दोनों चैप्टर कवर किया है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों कवर किया है। और अगर हम ऐसे बच्चों की बात करें जिनका माइक्रो 12th में भी है, लाइक स्टेट बोर्ड के और आईसी के बच्चों की, तो वहाँ पर वो माइक्रो करंटली पढ़ रहे हैं। तो जो डिलीटेड टॉपिक्स आप मानते हैं फॉर द सीबीएसई एग्जामिनेशन, वो रिलेटेड टॉपिक्स आपको अगर आप 11 में पढ़ के आए हो और आप भूल चुके हो तो आपको उसको कवर अप करना पड़ेगा, बिकॉज मैक्सिमम वेटेज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड से पूछा जा रहा है और एज कम्पेयर टू मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं।
जो कुछ चैप्टर्स आप छोड़ के आए हो या 11th में आपने उतना सीरियसली नहीं पढ़ा था, आपको अब वो पूरा कवर करना पड़ेगा। बिकॉज अगर 6 से 7 क्वेश्चंस आते हैं तो इकोनॉमिक्स में ये देखा जा रहा है जो टिपिकल टॉपिक्स होते हैं उसके लिए यूज़ किया जा रहा है माइक्रो को। तो आप माइक्रो में जो 2-3 चैप्टर्स मैंने आपको बताया यहाँ पर उसको पूरा 100% कवर करके पहुँचें, ताकि ऐसा ना हो कि एग्जामिनेशन में आपको सिर्फ ये देखना पड़े कि भाई माइक्रो का क्वेश्चन आया तो मैं इसको छोड़ दूँ। ऐसा ना हो, आप उसको सॉल्व कर पाओ, अपना आंसर निकाल पाओ और मार्क कर पाओ, ताकि पूरे सेटिस्फेक्शन के साथ आप 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो फाइनली एंड फुल मार्क्स आप स्कोर कर पाओ। इकोनॉमिक्स के ही एक टॉपिक है, उसके अंदर काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को कि कैसे उसको निकाला जाए, कैसे कैलकुलेट किया जाए या कैसे उसके क्वेश्चन किए जाए, वो नेशनल इनकम कैलकुलेशन मेथड। तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए, बताइए हमारे बच्चों को किस तरीके से वो कर सकते हैं। बिल्कुल सर, तो नेशनल इनकम हमेशा से टिपिकल रहा है। जैसा हम अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप को यूज़ करते हैं कि अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम है और पार्टनरशिप की सीरीज़ जो बहुत टफ है, वैसे ही इकोनॉमिक्स के बच्चों के लिए अगर बात की जाए, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ के हों चाहे कॉमर्स स्ट्रीम के ही हों, नेशनल इनकम का भी अपना एक फोबिया है जो लगता है कि नेशनल इनकम का क्वेश्चन नहीं बनेगा एग्जाम में। एंड ऐसा इसलिए होता है जस्ट बिकॉज कि 3 अलग अलग मेथड्स होते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के, चाहे इनकम मेथड की बात हो, एक्सपेंडिचर मेथड की बात हो या वैल्यू एडेड मेथड की बात हो। तो बच्चे क्या होते हैं इन 3 मेथड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि एग्जाम में तीनों मेथड्स आएंगे और तीनों मेथड्स आएंगे तो तीनों मेथड्स के हिसाब से अलग अलग पढ़ाई करनी पड़ेगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप इनकम मेथड को पढ़ रहे हो तो आप ये सोचो कि इनकम मेथड का थॉट प्रोसेस क्या है, हम इनकम मेथड से कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो जब आप इस चीज़ पे जाते हो, आप कॉन्सेप्ट पे जाते हो कि यार इनकम मेथड में कैसे पॉसिबल है कि इकोनॉमी की टोटल ओवरऑल नेशनल इनकम को फाइंड आउट कर लिया जाए, तो कहीं ना कहीं इसमें जो स्टार्टिंग का एक चैप्टर है, जो बच्चे सोचते हैं कि वो चैप्टर छोड़ दो, वो चैप्टर का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अगर आप उस चैप्टर को छोड़ देते हो तो आप नेशनल इनकम में डेफिनेटली स्ट्रगल करोगे। तो उस चैप्टर को बिल्कुल आपको कहीं ना कहीं प्रायोरिटी पे रखना है कि आप नेशनल इनकम अगर पढ़ने जा रहे हो तो आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का जो थ्योरी है वो आपके माइंड में पूरा क्लियर हो, क्योंकि वहाँ पे सिखाया जाता है जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड डिस्पोजिशन फेज, कि ये 3 तरह से इकोनॉमी रन होती है। यहाँ पे इनकम भी जनरेट हो रहा है, जहाँ पे एक्सपेंडिचर भी बहुत सारा हो रहा है और जहाँ पर बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। अगर आपको वो बात समझ में आती है तो आपको नेशनल इनकम में जो टर्म्स यूज हो रहा है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे एंड डेफिनेटली आप 100% एक्यूरेसी के साथ नेशनल इनकम का कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको कैलकुलेट कर पाओ। अगर आपकी कॉन्सेप्ट वीक है, आपका बेसिक वीक है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगा और नेशनल इनकम में आपको शायद आंसर निकालने के बाद भी कॉन्फिडेंस ना आए कि मैं इस आंसर को लिखूं या कुछ तो मैंने गलत किया प्लस माइनस करने में। अदरवाइज आप प्लस माइनस का टेंशन नहीं लेना है आपको, बिकॉज यहाँ पे कोई भी मैथमेटिकल पोर्शन में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा आपसे सिर्फ कॉन्सेप्चुअल पूछा जा रहा है कि किन किन चीज़ों को ऐड करके आप नेशनल इनकम तक पहुँच सकते हो। अच्छा, आपने बताया नेशनल इनकम कैलकुलेशन के 3 मेथड है। बिल्कुल। तो कोई अगर क्वेश्चन आता है वो स्पेसिफिक, मतलब जो मेथड होता है वो स्पेसिफाई कर दिया जाता है या फिर कोई से भी मेथड से बच्चा निकाल सकता है? तो सर ये भी एक कन्फ्यूजन रहता है बच्चों में, तो कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूं कि जैसे हम मैथ्स की बात करें, अकाउंटेंसी की बात करें, तो वहाँ पर मेथड स्पेसिफाई नहीं होता। आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है और आप उसको अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सॉल्व करके आंसर निकालो, क्योंकि हमें पता होता है किसी भी चीज़ निकालने किसी भी चीज़ को निकालने के अगर 3 मेथड्स हैं तो आंसर तीनों मेथड से सेम आएगा। बट इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि यहाँ पर स्पेसिफाई किया जाता है कि आपको अगर नेशनल इनकम निकालना है तो आपको एक्सपेंडिचर मेथड से निकालना है, ये लिखा होगा वहाँ पे क्वेश्चन। और अगर एक्सपेंडिचर मेथड मेंशन है और आपने सब सोचा कि यार कहीं ना कहीं इनकम मेथड से निकाल लेता हूँ, तो एक तो ये पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि इनकम मेथड के अपने एक टर्म्स हैं, एक्सपेंडिचर मेथड के अपने एक टर्म्स हैं। तो आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में जो स्पेसिफाई है आप उसी चीज़ से स्टार्ट करो एंड भी उसी पूरे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करो। अच्छा, बिजनेस स्टडीज़ की बात करूँ तो मार्केटिंग मैनेजमेंट करके एक चैप्टर है, उसके अंदर एक अप्रोच है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 4 पीस। तो 4 पीस बच्चों के लिए बहुत फोमो बना हुआ है, मतलब एक भौकाल सा उसने क्रिएट किया हुआ है। समझ में नहीं आता बच्चों को कैसे समझना है और समझकर फिर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो थोड़ा सा प्रकाश डालिए फिर से इस पर। सर मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर की बात की जाए तो मैं हमेशा क्लास में ही बोलते आया हूँ ये चीज़, एंड जो हमारे व्यूअर्स हैं मैं उनको भी ये चीज़ समझाना चाहूँगा कि मार्केटिंग मैनेजमेंट पहली बात तो आप इसको चैप्टर ना मानो, आप इसको ये बिल्कुल मत सोचो कि यार ये चैप्टर है और इसको पढ़ करके आपके एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ये ठीक है, ये एक तरीका हो सकता है आपकी थॉट प्रोसेस का, बट द थिंग इज कि मार्केटिंग मैनेजमेंट पूरी अपनी एक फील्ड है जिसमें आप आगे जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हो, आगे जाकर के आप अपनी पूरी फील्ड उसी के ओरिएंटेड लेके जा सकते हो। तो काफ़ी कुछ उसमें सीखने के लिए। अब जब बात इस मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर 4 पीस की होती है, तो मैं यहाँ पे समझाना चाहूँगा कि पूरा मार्केटिंग मैनेजमेंट जो चैप्टर है वो पूरा 4 पीस पे ही आपका डिसाइडेड है, यानी 4 पीस पे ही बेस्ड है। अब जो 4 पी की बात होती है भी सर 4 पी है क्या, तो मार्केटिंग मैंने जैसा बोला कि पूरा इस पे बेस्ड है। ऐसा क्यों कि जैसे 4 पीस में मैं आपको पहले बता दूं सर कि प्राइस,
देन प्रोडक्ट, देन प्रमोशन, एंड इसके साथ साथ जो चारों चीज़ें अपने को यहाँ पर देखने मिलती हैं। तो बेसिकली कहीं ना कहीं अगर ये 4 पीस वाला कॉन्सेप्ट आपको परेशान कर रहा है तो वो इसलिए होता है जस्ट बिकॉज कि इसमें इतना ज़्यादा डिटेल में हमारे सिलेबस में चीज़ें अवेलेबल है कि आप जैसे अगर पैकेजिंग करनी है तो पैकेजिंग करनी है तो भाई पैकेजिंग में लेबलिंग कैसा होना चाहिए, ब्रांडिंग कैसी होगी, या पैकेजिंग में प्राइमरी पैकेजिंग कैसी होगी। तो इस चीज़ को लेकर के पूरे चैप्टर में बहुत डेप्थ दी गई, यानी कि अगर पैकेजिंग के एडवांटेजेस क्या हैं, पैकेजिंग के अगर हम यहाँ पे बात करें कि पैकेजिंग का डीमेरिट्स की बात हो जाती है, कभी कभी फीचर्स की बात हो जाती है, ब्रांडिंग के फीचर्स, ब्रांड मार्क, ट्रेड मार्क। तो ये सब चीज़ें हम अगर सीखते हैं, अगर हम ये सोचते हैं कि यार इससे हमें सीखने के लिए मिलेगा और आगे जा करके कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में इसका यूज़ है, तो चीज़ें आपको याद भी रहेंगी और चीज़ें आपको समझ में भी ज़्यादा अच्छे से आएंगी, इंस्टेड ऑफ अगर आप इसको रटाफिकेशन करते हो कि चलो हम ब्रांडिंग की डेफिनेशन याद करके चले जाएंगे, हम पैकेजिंग की डेफिनेशन याद करके चले जाएंगे। तो एग्जामिनेशन में अगर आप सिमिलर डेफिनेशन पूछी गई तब तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बट अगर आपको एक कंडीशन बेस्ड केस स्टडी आ गई कि आपको उस पूरी केस स्टडी को पढ़ना है, फिर यहाँ पे समझना है कि मार्केटिंग का कौन सा पी यहाँ पर आ रहा है, तो फिर वहाँ पे आपको डिफिकल्टीज होगी, बिकॉज आपने हर चीज़ याद करके आए हो आप, इंस्टेड ऑफ कि आप बिना अंडरस्टैंडिंग के पहुंचे हो। अगर आप अंडरस्टैंडिंग के साथ जाओगे आप पूरी केस स्टडी समझोगे और आप इजीली उसका आंसर कर पाओगे। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है, जो बच्चे कहीं ना कहीं परेशान हो रहे इस चीज़ को लेकर के कि सर 4 पीस को हम क्रैक नहीं कर पा रहे, हम इन सारी चीज़ों को, इतना डेटा हम याद नहीं रख पा रहे या इतने कॉन्सेप्ट्स याद नहीं रख पा रहे, तो कहीं ना कहीं अगर आप इसको एज अ ओनर देखते हो कि यार आपका कोई प्रैक्टिकल अप्रोच से समझने की जरूरत है। बिल्कुल, आपने कोई स्टार्टअप कर लिया, आप ऐसा सोचो कि आपने कोई स्टार्टअप कर लिया और आपको मार्केटिंग करनी है अपने प्रोडक्ट की, तो आप वो 4 पीस को कैसे यूज़ करोगे। जब आप अपने लिए उस चीज़ को सुनोगे, समझोगे, तो आप इजीली उसको अपने आंसर में भी फ्रेम कर पाओगे और अपना पूरा फुल मार्क्स आप ले पाओगे। एक और बिजनेस स्टडीज़ में एक क्वेश्चन आता है बच्चों का कि केस स्टडीज़ काफ़ी आती हैं यहाँ से, सीयूटी एग्ज़ाम की बात करें तो और केस स्टडीज़ ऐसी आ जाती हैं कई बार बच्चों को समझ में भी नहीं आती, तो किस तरह की केस स्टडीज़ आती है, कैसे सॉल्व करना चाहिए उसको। तो सर ये केस स्टडी वाला ही क्वेश्चन अभी लास्ट आंसर में मेरी था ये अवेलेबल, जब मैं इसी चीज़ को ड्राइव कर रहा था कि कहीं ना कहीं इस बात को समझें कि आपका बिजनेस स्टडीज़ का जो पेपर है वो रटाफिकेशन पे बेस्ड नहीं होगा। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चंस पूरे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहाँ पे डेफिनेशन बेस्ड या डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई डिफाइन प्लानिंग एंड एक्सप्लेन द वेरियस फीचर्स ऑफ प्लानिंग। तो ये एक बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन, जहाँ पर आपने कोई चीज़ याद करके आप पहुंचे हो, जिसकी बुक में 2 लाइन की डेफिनेशन लिखी है, तो वहाँ पर आप डेफिनेशन एंड फीचर्स के पॉइंट्स लिख करके फुल मार्क्स ले सकते हो। बट आपका मैक्सिमम अराउंड 60 to 70% का जो पेपर है वो पूरा केस स्टडी पे बेस्ड होगा। एंड अगर पूरा केस स्टडीज पे बेस्ड होगा तो कहीं ना कहीं जो साल भर आपने पढ़ाई करी है तो वो एफर्ट्स भी आपके उसी पैटर्न पे होने चाहिए कि आप उस टाइम पर एग्जामिनेशन में उस चीज़ को क्रैक कर पाओ और समझ पाओ और लिख पाओ। तो कहीं ना कहीं जब आप आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि सर एग्जामिनेशन में हम उन केस स्टडीज़ को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लें और पूरे फुल मार्क्स ले लें, इसके लिए हमें अभी क्या करना चाहिए। तो जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, और इसमें मैं कोई चैप्टर में क्लासिफिकेशन नहीं करना चाहूँगा, मैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, चाहे कोई भी चैप्टर हो, आप किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हो तो आप हमेशा इस अप्रोच को इम्प्लीमेंट करो अपनी पढ़ने के टाइम पर कि हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो हम सीख रहे हैं, इंस्टेड ऑफ कि हम याद कर रहे हैं, याद नहीं कर रहे हैं अपन, हम सीख रहे हैं। अगर हमने प्लानिंग करना सीख लिया, हमने ऑर्गेनाइजिंग करना सीख लिया, हमने अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना सीख लिया है, तो इट मीन्स कि अब हम रेडी हैं कि अगर मुझे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हिसाब से एक डिसीजन लेना है कि यार मुझे फंड रेज करने के लिए कितने ऑप्शन हैं और उसमें से कौन सा ऑप्शन मैं चूज़ करूँ, तो उसके कुछ फैक्टर्स हैं और वो फैक्टर्स आपने अगर याद करे होंगे तो आप भूल जाओगे। बट आपने अगर समझ लिए होंगे कि कल को मुझे मेरे स्टार्टअप के लिए पैसा उठाना होगा तो इन फैक्टर्स को ध्यान में रख के मैं पैसा उठा सकता हूँ। तो इस अप्रोच से जब आप आगे बढ़ते हो आप इजीली केस स्टडी को समझ पाओगे, बिकॉज आपने पूरा कॉन्सेप्ट अपने ऊपर लेके पढ़ा है। और जब आप पूरा कॉन्सेप्ट लेके चलते हो अपने ऊपर तो कहीं ना कहीं इजीली केस स्टडी आपको समझ में आती है बाकी लोगों के कंपैरिजन में जिन्होंने शायद इस अप्रोच से पढ़ाई नहीं करी है, तो आपको समझ में भी आएंगे एंड आप अपने आंसर को इजीली फ्रेम कर पाओगे। तो जहाँ तक मैंने समझा कि बिजनेस स्टडी इज नॉट समथिंग रट्टाफिकेशन फ्रॉम दी एनसीईआरटी और कहीं से भी, बिल्कुल इट्स अबाउट कि आपने कितना समझा है उस सब्जेक्ट को, क्योंकि एग्जामिनर जब आ रहा है क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है वो इसी अप्रोच से कर रहा है कि बच्चे की समझ क्या है उस टॉपिक को या उस सब्जेक्ट को लेकर, वो चेक करना है उसको। डेफिनेटली। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द पॉडकास्ट दैट वी डिड विद मेहताब सर। एंड अगर आपकी कोई अभी भी क्वेरी है, इफ़ यू गाइज हैव एनी सजेशन, एनी कमेंट रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट क्वेरी या सीयूटी एग्जाम रिलेटेड या बोर्ड एग्जाम रिलेटेड, देन डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, क्योंकि वो हमेशा आपके लिए खाली रहता है। थैंक यू वेरी मच गाइस। थैंक यू सो मच।